Hello friends, in this session we will discuss about some other members of the Pseudomonaceae family. In the previous session we saw about Pseudomonas aeruginosa, which is an important nosocomial pathogen and which is rough and tough and it can survive in adverse conditions. It is multi-drug resistant. ये सब प्रॉपर्टीज अपन ने देखा Pseudomonas aeruginosa के बारे में. अब Pseudomonas aeruginosa के अलावा दूसरे भी Pseudomonas हैं उस जीनस में, और वैसे और भी जीनर हैं उस फैमिली में. फैमिली सुडोमोनासिया है, उसमें जीनस सुडोमोनास, बरकुल्डेरिया, स्टिनोटोपोमोनास, एसिनेटोबैक्टर और मोरक्सिला हैं. तो बरकुल्डेरिया, स्टिनोटोपोमोनास, एसिनेटोबैक्टर, मोरक्सिला ये सब भी पैथोजेनिक हैं, ह्यूमन बींग्स के पैथोजन हैं. सुडोमोनास एरोजिनोसा के अलावा दूसरे सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली में भी पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं. उसमें बरकुल्डेरिया और स्टिनोटोपोमोनास अपन आज के सेशन में देखेंगे. बरकुल्डेरिया में 4 स्पीसीज़ है. बरकुल्डेरिया मैली, बरकुल्डेरिया सूडोमैली, बरकुल्डेरिया सिपैसिया और बरकुल्डेरिया ग्लैडियोली. ये चारों में से 2 बरकुल्डेरिया सूडोमैली और बरकुल्डेरिया सिपैसिया वो दोनों ह्यूमन पैथोजेंस है, और 2 बरकुल्डेरिया मैली और ग्लैडियोली दे आर एनिमल पैथोजेंस. दे आर नॉट ह्यूमन पैथोजेंस, so they will cause zoonotic disease in human beings. बरकुल्डेरिया मैली सबसे पहले. बरकुल्डेरिया मैली ग्लैंडर्स करता है हॉर्सेस और म्यूल्स में, और वैसे ये नेचुरली डिजीज़ एनिमल्स में ही करता है, तो ये हमारे लिए जूनोटिक डिजीज़ करता है, जूनोटिक पैथोजन है. और ग्लैंडर्स और फारसी ये 2 क्लिनिकल कंडीशंस वो करता है एनिमल्स में. बरकुल्डेरिया मैली कॉजेज ग्लैंडर्स एंड फारसी इन एनिमल्स. ग्लैंडर्स में कैसा होता है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडीशन है. उसमें नेज़ल सेप्टम पे नोड्यूल्स बन जाते हैं, उसमें से अल्सरेशन होता है और कैटरल डिस्चार्ज हो सकता है. और ग्लैंडर्स के भी 2 टाइप्स हैं, एक्यूट ग्लैंडर्स और क्रोनिक ग्लैंडर्स. एक्यूट ग्लैंडर्स में फीवर होता है, मुकोप्रोलेंट नेज़ल डिस्चार्ज होता है, सीवियर प्रोस्ट्रेशन होता है एंड इट कैन बी फेटल. और क्रोनिक ग्लैंडर्स में लोकलाइज्ड एब्सेस हो जाते हैं इन स्किन एंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. फिर ग्लैंडर्स के बाद दूसरी कंडीशन है फारसी करके. फारसी में लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें हार्ड कॉर्ड्स बन जाते हैं लिम्फ वेसल्स में. तो ये ग्लैंडर्स और फारसी आर 2 कंडीशंस कॉज्ड बाय बरकुल्डेरिया मैली इन एनिमल्स, एंड ह्यूमन बींग्स एक्सीडेंटली एक्वायर ग्लैंडर्स rarely when they come in contact with animals. So through the discharge of animals के जो डिस्चार्ज से कांटेक्ट में आते हैं, तो ह्यूमन बींग्स कैन एक्वायर दैट इन्फेक्शन. सो दिस प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग्स इज ऑक्यूपेशनल. जो लोग एनिमल्स को रखते हैं, हॉर्स वगैरह को रखते हैं, जो वेटिनरियंस हैं, फिर जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, ऑल दीज पीपल आर एट रिस्क ऑफ एक्वायरिंग ग्लैंडर्स. सो इसको डायग्नोस करना है तो क्या करेंगे, तो जो भी लीजन है, नेज़ल लीजन है या रेस्पिरेटरी ट्रैक का सैंपल कुछ लेंगे, या स्किन लीजन है उसमें से सैंपल लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई दिखेंगे विद बीडेड अपीयरेंस और इरेगुलर स्टेनिंग, और उसको ग्रो करेंगे तो दे कैन बी ग्रोन ऑन ऑर्डिनरी मीडिया. ऑर्डिनरी मीडिया में ट्रांसलूसेंट येलो कॉलोनीज आती हैं इसकी. तो माइक्रोस्कोपी और कल्चर वो दोनों उसके मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस. इसके बाद दूसरा है बरकुल्डेरिया सूडोमैली. Burkholderia pseudomallei causes melioidosis, and melioidosis is also melioidosis का जो बैक्टीरिया है Burkholderia pseudomallei, it is also known as Whitmore's bacillus. Whitmore's bacillus इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो Whitmore करके साइंटिस्ट था जिसने उसको आइसोलेट किया था, और एक्टिनोबैसिलस विटमोरी भी बोलते हैं उसको. ठीक है, तो उसके 3 नाम हो गए इधर, बरकुल्डेरिया सूडोमैली, Whitmore's bacillus और Actinobacillus whitmorei, and it causes the condition melioidosis. Melioidosis में एनिमल्स में होता है डिजीज़, और ह्यूमन बींग्स एक्वायर दिस इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन, इनहेलेशन और इनोकुलेशन और बाय इंसेक्ट बाइट. और ह्यूमन बींग्स में मेलियोइडोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड इज़ वेरी वेरिएबल, वाइड वेरिएशन फ्रॉम 2 days, एज लिटिल एज 2 days टू एज मच एज मैनी ईयर्स. इतना लॉन्ग स्पैन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड.
एट दिस पॉइंट लेट अस जस्ट रिमेंबर कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है. सम डिजीज़ में सेवरल आवर्स का होता है, कुछ डायरियल कंडीशंस होते हैं उसमें सेवरल आवर्स का इंक्यूबेशन पीरियड, कुछ डायरियल कंडीशन में सेवरल आवर्स टू सेवरल डेज होता है. फिर कई बीमारियों में डेज टू वीक्स हो सकता है, किसी में वीक्स टू मंथ्स, किसी में मंथ्स टू ईयर्स हो सकता है. ऐसे अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं. ये एक मिलियोइडोसिस एक कंडीशन ऐसी है जिसमें डेज से लेके ईयर्स तक इतना लॉन्ग रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड है. तो ये एक थोड़ा अनयूजुअल पॉइंट हो गया, वर्थ रिमेंबरिंग. बाकी मिलियोइडोसिस में द इन्फेक्शन कैन बी एसिम्प्टोमेटिक और इट कैन बी सिम्प्टोमेटिक. सिम्प्टोमेटिक में एब्सेस फॉर्मेशन होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे जाके ये बैक्टीरिया रहते हैं स्प्लीन और लीवर में. और इसका एक थर्मोलोबाइल एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया विच आर लीथल फॉर सेल्स एंड नेक्रोटाइजिंग. और इट इज़ अ मोटाइल बैक्टीरियम. ठीक है. क्लिनिकल पिक्चर में एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप का मिलियोइडोसिस हो सकता है. एक्यूट मिलियोइडोसिस में सेप्टिसेमिया हो सकता है और निमोनिया, हेमोप्टाइसिस, सब एक्यूट टाइफॉइड लाइक सिम्टम्स, दिस आर ऑल फीचर्स ऑफ एक्यूट मिलियोइडोसिस. और क्रोनिक मिलियोइडोसिस में केसियस फोकाई बन जाते हैं, सुपोरेटिव फोकाई बन जाते हैं और एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, बोन्स में और इंटरनल ऑर्गन्स में, मतलब सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट. तो एक्यूट एंड क्रोनिक टू टाइप्स ऑफ मिलियोइडोसिस. उसका डायग्नोसिस करने के लिए जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वो ऑर्गन में से सैंपल लेंगे, स्पूटम, एक्सुडेट, पस, ब्लड, यूरिन, ये सब. फिर माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसमें सेफ्टी पिन अपीयरेंस दिखेगा. सेफ्टी पिन अपीयरेंस मतलब बाइपोलर स्टेनिंग होता है दोनों एंड्स पे, ऐसा दिखता है जैसे सेफ्टी पिन जैसी दिखती है वो बैक्टीरिया. और माइक्रोस्कोपी में सेफ्टी पिन अपीयरेंस. फिर ग्रो करेंगे उसमें ऑर्डिनरी मीडिया पे यू कैन ग्रो. फिर सीरोलॉजी करेंगे, उसमें एलाइजा कर सकते हैं, इंडायरेक्ट हेमाग्लूटिनेशन कर सकते हैं, फिर पीसीआर कर सकते हैं. ट्रीटमेंट में सिफ्टाजिडिम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस. इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन्स और कोट्रिमोक्साजोल भी यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना पड़ता है इसके लिए. फिर आया बर्कुल्डेरिया सिपेसिया. सिपेसिया मीन्स लैटिन में ऑनियन, और ये ऑनियन के सरफेस पे ऐसी एक डिजीज़ कर देता है जो उसकी वजह से ऑनियन का सरफेस रॉट होने लगता है, इसलिए ऑनियन रॉट. तो इसमें से उसका नाम पड़ा बर्कुल्डेरिया सिपेसिया. वो न्यूट्रिएंट अगार पे ग्रो करते हैं, ब्लड अगार पे ग्रो करते हैं. न्यूट्रिएंट अगार पे वो रेडिश पर्पल पिगमेंटेड कॉलोनीज देता है और वो पिगमेंट उसका डिफ्यूजिबल नहीं है, नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट. तो रेडिश पर्पल पिगमेंट. So at this point we can remember that there are several bacteria which produce pigment. Staphylococcus aureus, albus, citrus का अपन ने पढ़ा था pigment producing. फिर Pseudomonas aeruginosa भी pigment produce करता है, पायोसायानिन, पायोवर्डिन, पायोमेलानिन, पायोरूबिन. अच्छा, कुछ बैक्टीरियाज डिफ्यूजिबल पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नॉन डिफ्यूजिबल. उसका मतलब ये कि जैसे स्टेफाइलोकोकस में है तो पिगमेंट जो है वो कॉलोनी के अंदर ही है, पिगमेंट डज नॉट स्प्रेड इन द कल्चर प्लेट, तो वो नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट हुआ स्टेफ का. पर सुडोमोनास एरोजिनोसा का पिगमेंट है, पायोवर्डिन, पायोसायानिन, आपने देखा था पूरी प्लेट ब्लू या ग्रीन हो जाती है, तो वो पिगमेंट बैक्टीरिया में से निकल के पूरे मीडियम में स्प्रेड होता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजिबल पिगमेंट. तो वैसे यहाँ पे बर्कुल्डेरिया सिपेसिया इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पिगमेंट फॉर्मिंग बैक्टीरिया, बट उसका पिगमेंट रेडिश पर्पल कलर का है और इट इज़ ए नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट. बर्कुल्डेरिया सिपेसिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन करता है. इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इट कैन लीड टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड इट इज़ एन ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन. तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उन सब में ये इन्फेक्शन करता है. सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में भी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकता है और वो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट है, तो टफ मुश्किल इन्फेक्शन हो जाते हैं रेस्पिरेटरी में सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में. फिर ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और बाकी सब प्रॉपर्टीज़ दी हुई है. फिर स्टीनोटोपोमोनास माल्टोफिला. स्टीनोटोपोमोनास माल्टोफिला को सुडोमोनास माल्टोफिला भी बोलते थे. इट इज़ ए फ्री लिविंग ग्राम नेगेटिव बैसिलस एंड इट इज़ ऑक्सीडेज नेगेटिव. तो जस्ट one observation here that we have seen that Pseudomonas aeruginosa is oxidase positive and many other members of the Pseudomonaceae family are oxidase positive because oxidase positivity is an important characteristic feature of Pseudomonas.
और बर्खोल्डेरिया में भी हमने देखा कि सब ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं। तो ये एक ऑक्सीडेज नेगेटिव का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। सो इट इज़ worth remembering a member of the Pseudomonaceae family which is a pathogen and an oxidase negative, that is Stenotropomonas maltophilia। ये भी opportunistic पैथोजन है, ठीक है। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में करेगा इन्फेक्शन, बैक्टीरियमिया, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन, ठीक है। फिर ये भी रेस्पिरेटरी मॉनिटर्स हैं, डिसइंफेक्शन, उन सबको कंटेमिनेट कर सकता है, जैसे सूडोमोनास एरोजिनोसा कर सकता है। और ड्रग रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम है, और जैसे सूडोमोनास एरोजिनोसा कैन कंटेमिनेट वेरियस एरियाज ऑफ द हॉस्पिटल, वैसे ये स्टेनोटोपोमोनास कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। ट्रीटमेंट में कोट्रीमोक्साजोल इसमें दिया जाता है स्टेनोटोपोमोनास में। एंड दैट फिनिशेस द सेशन फॉर नाउ। थैंक यू एवरीबडी।